हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन सोशोलॉजी के एक चैप्टर है जिसका नाम है समाजीकरण का अभिकरण, या इंग्लिश में उसे कहते हैं एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशंस। ये हमेशा क्वेश्चन यूजी पीजी में पूछा जाता है कि किस माध्यम से जो कहीं ना कहीं समाज में आदमी व्यक्ति जो होता है कहीं ना कहीं समाज में रहता है तो किसी न किसी प्रकार से वो कुछ न कुछ अवश्य सीखता है। इस प्रकार के जो एक जे.एच. फिक्टर हैं, जो कि समाजशास्त्री भी हैं मनोवैज्ञानिक भी हैं, उन्होंने अपना समाजीकरण के जो अभिकरण होते हैं, जो किस प्रकार से वो समाज में काम करते हैं, व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से वो काम करते हैं, उसके बारे में तो उन्होंने किस प्रकार से उल्लेख किया है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, जो कि जे.एच. फिक्टर एक समाजशास्त्री और क्या नाम है कि एक मनोवैज्ञानिक भी हैं, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जे.एच. फिक्टर ने इस संबंध में एक जगह लिखा था, या उन्होंने बताया था, जे.एच. फिक्टर ने समाजीकरण के बारे में उन्होंने बताया था कि संपूर्ण समाज समाजीकरण के लिए एक अभिकरण का काम करता है और प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ वो संपर्क में आता है वह किसी न किसी रूप में समाजीकरण का एक अभिकर्ता या एजेंट होता है। जे.एच. फिक्टर कहते हैं कि संपूर्ण समाज समाजीकरण के लिए एक अभिकरण का काम करता है और प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ वह संपर्क में आता है वह किसी न किसी रूप में समाजीकरण का एक अभिकर्ता या एजेंट होता है। कहने का मतलब है कि जितने भी लोग किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं, कहने का मतलब यह है कि जितने भी लोग किसी भी व्यक्ति के जीवन में आते हैं उन सभी से वह कुछ न कुछ अवश्य सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि समाजीकरण के बहुत सारे अभिकरण होते हैं, पाए जाते हैं। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे अभिकरण अवश्य पाए जाते हैं जो विश्वव्यापी स्तर पर समाजीकरण की प्रक्रिया में वो अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये कौन कौन से ऐसे प्रमुख अभिकरण हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे एक एजेंसी के रूप में परिवार भी होता है, फैमिली होता है, जो हमारे सोशलाइजेशंस कराता है और केयर करता है और सिखाता है और आगे बढ़ाता है। फैमिली भी एजेंसी का वो पार्ट होता है जो परिवार, समाज का निर्माण उसकी निरंतरता परिवार के द्वारा ही संभव होता है। समाज का निर्माण और उसकी निरंतरता परिवार के द्वारा ही संभव होता है। समाज के नए सदस्य पहले किसी न किसी परिवार में ही आते हैं, इसलिए व्यक्ति सर्वप्रथम अपने समाज एवं संस्कृति के बारे में परिवार से ही सीखता है। इसलिए उदाहरण के तौर पे जैसे वो बोलने में, खड़ा होकर चलने में, ढंग से रहने, वस्त्र पहनने, विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ व्यवहार करने आदि के संबंध में सबसे पहले परिवार में ही वो सीखता है। मैंने उदाहरण के माध्यम से एक और बता रहा हूँ। जिस तरह बच्चा परिवार में जन्म लेता है और लगभग वो 3 साल का होता है या 2 साल का होता है, उसे परिवार के सभी लोग उसे सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, बात करना सिखाते हैं, सब कुछ उसे सिखाते हैं। तो ये सारे परिवार का दायित्व ही होता है। इसलिए तो कहा जाता है कि परिवार मानव जीवन की प्रथम पाठशाला होती है। परिवार में व्यक्ति सबसे अधिक अपनी माँ से सीखता है। व्यक्तित्व के विकास में माँ की इतना भूमिका होती है जिसका छाप जीवन भर दिखाई देता है। मतलब उसके व्यक्तित्व पर जो छाप पड़ती है कहीं न कहीं वो किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ता है।
यदि अपनी माँ के माध्यम से जीवन का सही ज्ञान नहीं मिल पाता तो व्यक्तित्व का विकास दोषपूर्ण हो जाता है। इसी तथ्य पर जोर देते हुए फ्रांस के एक सेनाध्यक्ष और वो कुशल राजनीतिक भी थे, जिसका आप नाम भी जानते होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट। जो कि नेपोलियन बोनापार्ट थे, जो फ्रांस में एक था, सेनाध्यक्ष भी थे और राजनीतिक भी थे। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि यदि मेरी माँ पढ़ी लिखी होती तो मैं स्वर्ग को धरती पर उतार देता। नेपोलियन बोनापार्ट ने बताया कि अगर मेरी माँ पढ़ी लिखी होती तो स्वर्ग को धरती पे उतार देता। बहुत से आधुनिक समाजशास्त्रियों ने भी सामाजिकरण में परिवार की भूमिका पर कोई कम बल नहीं दिया, बहुत ज़्यादा बल दिया। उन्होंने बताने और समझाने का भी प्रयास किया। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि और सर्वविदित भी है, यह बिल्कुल स्पष्ट और सर्वविदित भी है कि परिवार समाज और व्यक्ति के बीच एक अहम कड़ी का काम करता है, जो परिवार के माध्यम से सामाजिकरण का विकास होता है। इसलिए कहा जाता है कि सामाजिकरण का जो है कि परिवार भी एक अभिकरण का काम करता है। दूसरा, मित्रों का समूह, पीयर ग्रुप। बालक जब खेलने लायक हो जाता है तो वह दोस्तों की तलाश करता है। धीरे धीरे मित्र मंडली का निर्माण हो जाता है। पड़ोसी एवं स्कूल के बच्चे के साथ वो खेलने लगता है। तब वहाँ भी वो सीखता है। परिवार में तो माता पिता उसे जानबूझकर कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मित्र मंडली में वह प्रेम, फटकार, झगड़ा, प्रतियोगिता जैसी प्रक्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोज कुछ न कुछ सीखता है। कुछ कुछ जैसी वे भी चीज़ें सीखता है जिनके बारे में बहुत प्रकार की दुनिया कभी कभी बालक के माता पिता वो चीज़ नहीं बताते हैं या वो चीज़ नहीं सिखाते हैं जिनके बारे में वो अपने मित्र मंडली के माध्यम से या अंतरक्रिया के माध्यम से वो दुनिया की सभी चीज़ों के बारे में सीखता है। बहुत सारे जनजाति समाजों में डॉर्मिट्री या युवा गृह की व्यवस्था होती है, जहाँ लोग अपनी मित्र मंडली में बहुत तरह के जीवन उपयोगी अनौपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। जिन समाजों में शिक्षा की थोड़ी कमी है या जो समाज आर्थिक रूप से अधिक विकसित नहीं हुआ है, उन समाजों में सामाजिकरण के क्षेत्र में मित्र मंडली का बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाती है। तो जो पीयर ग्रुप होता है, ये बात सही है कि कभी कभी माता पिता वो चीज़ नहीं सिखाते, उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं देते जिनके बारे में हम अनभिज्ञ होते हैं। कभी कभी मित्र मंडली जो है सिखाती है। इसलिए ट्राइबल सोसाइटी में जो युवा गृह होते हैं, डॉर्मिट्री जो होती है, एक रूप बनाया गया है जिसमें जो पूर्ण रूप से अशिक्षित होते हैं वो मित्र मंडली में जाके बहुत सी अनौपचारिक बातें सीख लेते हैं। और जो समाज में आर्थिक रूप से जो समाज आर्थिक रूप से विकसित नहीं हुआ होता है, वो जो है कि इसीलिए कहा जाता है कि मित्र मंडली के माध्यम से वो सब कुछ एक अहम भूमिका निभाती है समाजीकरण के माध्यम से। तो पीयर ग्रुप भी एक एजेंसी का काम करती है सोशलाइजेशन के संदर्भ में। तीसरा उन्होंने बताया पड़ोस, नाइबरहुड, क्योंकि कहीं न कहीं पड़ोसी भी बहुत कुछ सिखाता है, चाहे वो औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो। कहीं न कहीं हमारा माध्यम, क्योंकि हम लाइफ में हम दोनों चीज़ सीखते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, उसको किस रूप में हम काम करना चाहते हैं ये चीज़ भी मायने रखती है। तो पड़ोसी भी एक अभिकरण है, एक एजेंसी का काम करती है। जिस प्रकार उन्होंने C.H. कूले ने भी कहा कि परिवार एवं मित्र मंडली के अलावा पड़ोस को भी हम प्राथमिक समूह मानते हैं। हमेशा इसको जानते रहिए कि पड़ोस भी एक प्राथमिक समूह या प्राइमरी ग्रुप
के रूप में जाना जाता है, C.S. स्कूले ने कहा, जो कि सामाजिकरण में प्रक्रिया में बहुत अधिक प्रभावशाली अभिकरण के रूप में काम करती है। बड़े नगरों में विभिन्न मोहल्लों के अंतर्गत छोटे समूह आते हैं जो पड़ोसी कहे जाते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में यदि गांव का आकार छोटा है तो समस्त ग्रामीण समुदाय ही पड़ोस के रूप में काम करता है। हर मोहल्ले, हर कस्बे की अपनी एक उप संस्कृति होती है, जिसे परिवार में बाहर निकालने पर बालक सर्वप्रथम महसूस करता है। आसपास में जो धार्मिक या सांस्कृतिक क्रियाकलाप होते रहते हैं, उसका वहाँ के लोगों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति जिस ढंग से परिवेश में रहता है, उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर अवश्य दिखाई पड़ता है। यदि किसी मोहल्ले में चोर, उचक्के, बदमाशों की एक बड़ी संख्या दिखाई देती है, तो मोहल्ले के बच्चों को एक आदर्श व्यक्ति बनने में काफ़ी कठिनाई होती है। बुरे पड़ोसियों के संसर्ग में रहकर बुराई सीखने की संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन यदि पड़ोस के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं तो पड़ोस में रहने वाले लोगों का उसका प्रभाव साधारणतः अच्छा ही पड़ता है। एक तरफ शहरी पड़ोसी की भूमिका जीवन में एक ग्रामीण समुदाय की भूमिका होती है। लोग सिर्फ अपने परिवार से ही नहीं बल्कि अपने समुदाय से भी बहुत कुछ सीखते हैं। इसीलिए शायद कहा जाता है कि इन तथ्यों को ध्यान में रखकर शहरों में बहुत से लोग एक अच्छे मोहल्ले में रहना पसंद करते हैं, जो आज एक ट्रेडिशन बन गई वीआईपी मोहल्ला या वीआईपी, क्योंकि इसमें वीआईपी लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब अच्छे अच्छे पोस्ट पे रहते हैं, अच्छे बिजनेस पे रहते हैं, जो अपने अपने काम से बिजी रहते हैं। और हर मोहल्ले में एक उप संस्कृति पाई जाती है, जो समय समय पे आप कल्चरल डेवलपमेंट भी करते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नाइबरहुड भी जो है कि एक एजेंसी है जिस माध्यम से हमारा सोशलाइजेशन होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि C.S. स्कूले ने कहा कि परिवार ही नहीं, अपना पड़ोस भी जो होता है वो प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है। कभी तब जब किसी मोहल्ले या कस्बे में जब चोर, उचक्के, बदमाश बहुत ज़्यादा संख्या में दिखाई देते हैं, तब उन मोहल्लों या कस्बों के बच्चों को एक आदर्श व्यक्ति बनने में बड़े कठिनाई करना पड़ता है या बड़े कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि समाजीकरण ऐसे नहीं होता। मैंने कहा समाजीकरण का माध्यम सिर्फ सकारात्मक होता है, नेगेटिविटी चीज़ को हम नहीं लेते हैं। इसलिए जो उन्होंने चौथा अभिकरण बताया जो एजेंसी का काम करता है, वो शिक्षा, एजुकेशन। आधुनिक समाज में शिक्षा एक विशिष्ट महत्व बन गई है, पहचान बन गई है, क्योंकि विद्यालयों, महाविद्यालयों के माध्यम से बच्चों को अपने समाज और संस्कृति के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। समाजीकरण में स्कूली शिक्षा की इतनी अहम भूमिका होती है कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला देना पसंद करते हैं। आधुनिक युग में औपचारिक शिक्षा की इतनी अधिक महत्ता है कि लोगों को विभिन्न प्रकार का ज्ञान स्कूलों तथा महाविद्यालयों से या तथा विश्वविद्यालयों से माध्यम से प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि उतना ज्ञान समाजीकरण के अन्य अभिकरणों से प्राप्त नहीं होता जितना शिक्षण संस्थानों से ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए शिक्षण संस्थानों से 3 प्रमुख स्रोत पाए जाते हैं। एक शिक्षक शिक्षिकाएं, दूसरा सहपाठी, तीसरा पुस्तक या लाइब्रेरी के माध्यम से। इन तीनों चीज़ों के मिलने से स्कूली शिक्षा का वातावरण निर्मित होता है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में इतना अधिक होता है कि किसी भी व्यक्ति को देखकर यह समझा जा सकता है कि उसकी शिक्षा किस प्रकार के शिक्षण संस्थानों से हुई है।
जिस समाज में शिक्षा का प्रसार उतना नहीं हुआ, वही शिक्षा का माध्यम मौखिक अंतःक्रिया है। और लोग अनौपचारिक रूप से समाज के वयोवृद्ध लोगों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। बहुत सारी जनजातियाँ आदिम समाजों के बीच आधुनिक शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ है। वहाँ समाज के बड़े बुजुर्गों ही अधिक अनुभवी और ज्ञानी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग जितनी अधिक उम्र के होते हैं उन्हें उतना ही अधिक अनुभवी और ज्ञानी माना जाता है। वे लोग मौखिक रूप से बालकों नवयुवकों को अपने ज्ञान और अनुभव के माध्यम से अपने समाज और अपनी परंपरा को अवगत कराते हैं। इसलिए वैसे समाज में उम्र विभेदीकरण या एज डिफरेंशिएशंस प्रतिष्ठा का आधार माना जाता है। लोग यह भी मानते हैं कि ज्ञान का संबंध उम्र से है और जो जितना ज़्यादा उम्र वाला है वह उतना ही अधिक काबिल और अक्लमंद होता है। ऐसा तमाम ट्राइबल सोसाइटी और ट्रेडिशनल रूरल सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो इस तरह का एक माध्यम शिक्षा भी है जो एजेंसी का काम के माध्यम से हम समाजीकरण का विकास करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हर सोसाइटी की बात है, हम स्पेशली अर्बन सोसाइटी की नहीं बात करेंगे, अर्बन एरिया की बात नहीं करेंगे, वहाँ पे भी ये देखना चाहते हैं। लेकिन रूरल एरिया में हमेशा एक परिवार में हमेशा वयोवृद्ध लोगों की ज़रूरत होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। वो अपने पूर्व अनुभव के माध्यम से अपने परिवार के जो छोटे पोते पोती होते हैं उनको समझाने का प्रयास करते हैं। और घर में जो बेटा बहू होता है उसको भी शादी ब्याह में वो चीज़ हमें सिखाने का काम करती है। क्योंकि जो चीज़ ये अगर पहली बार फर्स्ट टाइम शादी ब्याह करते हैं तो इन्हें कुछ उतना नहीं पता होता है जितना, क्योंकि कहीं ना कहीं कल्चर एक हमारा संस्कार है, क्या चीज़ छोड़ना चाहिए, किसको याद करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, हमारे ख़ानदान में कैसी होना चाहिए। तो ये सारे वयोवृद्ध के माध्यम से ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो जितना अधिक वृद्ध होता था, शिक्षा का संबंध उम्र से लगाया गया है। जो जितना अधिक उम्र का होता था उसे उतना ही अनुभव और काबिल या अक्लमंद समझा जाता था। ये आज के भी समाज में ऐसी माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आधुनिक समाज में हम स्पेशली एजुकेशन को ही माध्यम से मानते हैं जिसमें हमारा सोशलाइजेशन का पार्ट होता है। पांचवा उन्होंने बताया राज्य या स्टेट भी एक एजेंसी का काम करता है जिसके माध्यम से हमारा सोशलाइजेशन होता है। प्रत्येक राज्य की यह कोशिश होती है कि उसके नागरिक या निवासी उस राज्य के नियमों कानूनों सामाजिक मान्यताओं के रूप में अनुसरण करे। राज्य समाचार पत्रों, चलचित्रों, विज्ञापनों, शिक्षा संस्थानों एवं जनसंचार के विभिन्न माध्यमों से राज्य में रहने वाले लोगों को समाजीकरण करने का प्रयास किया जाता है। राज्य में भी अपनी समाज के लोक संस्कृति कलाओं को संरक्षित एवं प्रसारित करने की कोशिश करता है कि इन प्रयासों का एकमात्र उद्देश्य लोगों को अपने समाज और सांस्कृतिक विरासत के रूप में अवगत कराता है। जो लोग राज्य के नियम कानूनों का उल्लंघन करते हैं समाज उन्हें अनुसरण करने के लिए मजबूर कर देता है। जो लोग राजकीय नियम कानूनों का पालन करते हुए अपने राज्य राष्ट्र के हितों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, राष्ट्र उन लोगों को उच्च पद या विशिष्ट सम्मान देकर पुरस्कृत करने का प्रयास करता है। और यही पुरस्कार राज्य के उन लोगों को जीवन में अच्छे आचरण करने के भी प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। कभी महान, कभी पुरुषों के नाम पर स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय, सड़कों या नगरों के नामकरण भी किया जाता है। तो कभी पाठ्य पुस्तकों में उनका जीवन चरित्र देकर समाज में उनका सम्मान बढ़ाया जाता है।
ठीक इसके विपरीत ही जो लोग राज्य विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं उन्हें न्यायालय के माध्यम से सजा दी जाती है। राज्य वैसे लोगों की भर्त्सना करता है। आज महात्मा गांधी या बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे जैसे लोगों को राज्य हे दृष्टि से देखता है। इन सारे माध्यमों से राज्य अपने नागरिकों को एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास करता है। एक अच्छा नागरिक बनाए जाने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाता है। इसीलिए कहा जाता है कोई भी राज्य, कोई भी देश अपने नागरिकों के लिए एक अच्छा सोर्स होता है, जिसके माध्यम से जो लोग बुरा करते हैं उसको न्यायालय या पुलिस के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से उसको अच्छा बनाने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि कोई भी राज्य, कोई भी देश अपने नागरिकों की अच्छी भलाई के लिए ही वो अपने अंदर कड़े नियम कानूनों का पालन भी करवाता है और करता है। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग कुछ अच्छा होते हैं उन्हें विशिष्ट पुरस्कार या कुछ ऐसी चिन्ह देकर उन्हें उनके हौसलों को अफसाई किया जाता है, जिससे समाज के लोग ये जानते हैं कि ये इस तरह का होता है। कभी कभी जो हमारे राज्य के लोग हैं, देश के लोग हैं, कभी कभी तो ऐसे महान लेखकों को, प्रशासनिक वैसे चीज़ें हैं जो हमारे देश में, हमारे राज्य में कि जो आचरण अच्छे करते हैं उनके बारे में कभी सड़कों के नाम, महाविद्यालयों के नाम, कॉलेज के नाम, विश्वविद्यालयों के नाम भी उनके नाम पे नामकरण किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उनके कभी जो महान विभूतियाँ होती हैं उनके जीवन चरित्र को भी पाठ्य पुस्तकों में उतार कर लोगों को प्रेरित करने का काम किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि राज्य भी एक अभिकरण है जिसके माध्यम से लोगों का समाजीकरण का विकास होता है। चाहे वो चलचित्रों के माध्यम से हो, चाहे पेपर मीडिया के माध्यम से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, चाहे प्रसार के माध्यम से होता है। ऐसी विभूतियों का हमेशा इन माध्यम से भी कराया जाता है। छठवां जो उन्होंने एक एजेंसी का पार्ट बताया था, जनसंपर्क के साधन, मास मीडिया का बहुत बड़ा रोल है हमारे समाजीकरण की भूमिका में। क्योंकि एक समाजशास्त्री या एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे, एक इंडिक्स का नाम सुने होंगे, जो हम सोशोलॉजी में उनके बारे में बहुत पढ़ने का प्रयास करते हैं। गिंडेंस, जो एक गिंडेंस ने संपर्क को भी समाजीकरण का एक मुख्य अभिकरण माना है। उन्होंने बताया कि 18वीं शताब्दी के अंत तक होते होते समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के माध्यम से पाश्चात्य देशों का जनजीवन काफ़ी तेज़ी से प्रभावित हुआ है। एक इंडेक्स ने कहा कि जनसंपर्क भी एक समाजीकरण का मुख्य अभिकरण माना जाता है। तो कहते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंत में होते होते समाचार पत्रों या पत्रिकाओं के माध्यम से पाश्चात्य देशों के जनजीवन काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होने लगा है। समाचार के तमाम माध्यम से लोगों की मनोवृत्तियाँ तथा विचारों का निर्माण होने लगा है। जब छपाई का माध्यम काफ़ी प्रचलित हो गया था तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी प्रभाव दिखाई देने लगा था। लोगों का विचार रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से भी प्रभावित होने लगा है। गिंडेंस ने कुछ अध्ययनों के बाद यह बताया कि समाचार पत्रों की तुलना दूरदर्शन ज़्यादा सशक्त माध्यम हो गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आधुनिक युग में इन दो माध्यमों से लोगों के विचारों में काफ़ी प्रभावित हुई है। इन माध्यमों के द्वारा परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों और मान्यताओं का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ है। इन माध्यम के सहारे विशेषकर पढ़े लिखे लोगों के बीच उनकी संस्कृति एवं समाज के बारे में विभिन्न प्रकार के भूले बिसरे उपचार उजागर हुए हैं, जिनके आधार पर लोग अपने सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन में निर्णय लिया करते हैं। इन सभी उपयुक्त समाजीकरण के उपकरणों से प्राप्त होता है
कि सामाजिकरण में वह सामाजिक वातावरण ही सब कुछ होता है। व्यक्तित्व के विकास में वातावरण का निस्संदेह महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि हेरिडिटी या आनुवंशिकता के योगदान को नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि व्यक्तित्व के संदर्भ में समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान में प्रकृति और परिपोषण वाद विवाद या नेचुरल डिबेट की बात किया जाता है। यही कहता है कि सामाजिक आत्म मन के विकास में दोनों प्रकार के कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसलिए मास मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, एक जो कि एक सामाजिक अभिकरण का काम करती है, क्योंकि एक गिंडिस ने भी कह दिया कि मास मीडिया एक जो है कि मुख्य अभिकरण का काम करती है, जिसके माध्यम से लोगों ने, क्योंकि उन्होंने 18वीं शताब्दी उस समय की बात किया जब उन्होंने स्टडी कर रहे थे समाचार पत्र या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उनके पश्चात देशों के लिए काफ़ी प्रभावित हो गया, जिनके बारे में वो जानने का प्रयास किया है। उन्होंने ये भी लास्ट में कहा कि आधुनिक समाज में जिस तरह के आना है कि समाचार पत्रों से या समाचार पत्र या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ज़्यादा सशक्त दूरदर्शन हो गया है, रेडियो हो गया है, क्योंकि इन दोनों माध्यम से आधुनिक समाज में बहुत ज़्यादा लोग बदलाव देखने को मिला है। जैसे अगर आज हम कह दें कि हमारे भारत में अगर आधुनिक समाज में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के माध्यम से, चाहे वो अपने समाज की बात करें, चाहे बच्चों के भविष्य के बारे में बात करें, कोई भी ऐसी परेशानियां जो समाज में दिखाई देती है उनके बारे में मन की बात पे वो चर्चा करते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि मन की जो बात है, हमारे प्रधानमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी ने, उनके माध्यम से भी समाजीकरण का विकास होता है। वो उन चीज़ों पे बात करते हैं जो हमारे समाज में एक मुद्दा बन के रहता है, चाहे इस बच्चों की लाइफ के बारे में हो, चाहे बच्चों के भविष्य के बारे में हो, चाहे समाज के बारे में हो, चाहे अपने जीविकोपार्जन के बारे में हो, चाहे बेरोजगारी के बारे में हो, चाहे आज वैश्विक महामारी के बारे में भी मन की बात पे उन्होंने वैक्सीनेशन की बात भी किया। तो इस तरह के आने में कि ये भी एक समाजीकरण के माध्य हमारा समाजीकरण ही होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक मास कम मीडिया का ही देन है कि जो इस एजेंसी के माध्यम से हमारा सोशलाइजेशन होता है। आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर शेयर करें चैट बॉक्स में, और कोई भी टॉपिक के बारे में अगर जानकारी नहीं है जिनके बारे में आप चाहते हैं कि इस तरह का एक छोटा वीडियो बने तो उस वीडियो बनाया जाए। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।